हेलो लॉ स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ पॉलिटी। सो आज हम करने जा रहे हैं फंडामेंटल राइट्स। बहुत बहुत दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बिफोर दैट, if you haven't subscribed this channel, please make sure to subscribe this channel and share with those who are preparing for CUT PG LLB exam, MSAT exam and other law entrance exam also. एंड आप लोग शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, हमें भी मोटिवेशन मिलता है क्योंकि हमें अच्छा से अच्छा और पढ़ाना है, अच्छे से अच्छा कंटेंट और डिलीवर करना है, बच्चों को पसंद आ रहा है। ठीक है, उसके लिए हमें आपका सपोर्ट चाहिए। ठीक है, तो आज हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर। एंड लेट मी टेल यू वन इंटरेस्टिंग फैक्ट कि पिछले साल भी इससे क्वेश्चन आया था एंड पिछले के पिछले साल भी इससे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं इसकी अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर की। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट डायरेक्टली जंप इनटू द चैप्टर। और शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिए। और हाँ, मे भी हो सकता है अभी हम प्रॉपर तरीके से लेक्चर डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं या कंटेंट डिलीवर नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए हम अभी से जो है अपॉलॉजी कर रहे हैं। हम ट्राई करेंगे जल्दी जल्दी चीज़ें अच्छे से अच्छे डिलीवर कर सकें। यू नो, वी आर स्टिल नेव इन टू दिस फील्ड, वी आर टेक्निकली रिटार्डेड। हमें नहीं पता हमें कैसे क्या करना है, बट हम टीम के सपोर्ट से कोशिश कर रहे हैं अच्छे से अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करने की। ठीक है, फर्दर मूविंग टू द डायरेक्टली जंप इनटू द लेक्चर। अब बहुत ज़्यादा बातें हो गई। ठीक है, अभी हम थोड़ा एक ओवरव्यू लेंगे कि कहाँ से हमने क्या चीज़ें की हैं और मोटा मोटा हम समझने की कोशिश करेंगे क्या चीज़ें कैसे हुई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखें, क्वेश्चन एक बन सकता है कि फंडामेंटल राइट कौन से चैप्टर में मेंशन, तो फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में मेंशन है। ठीक है, डिस्क्राइब एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बोलते हैं। अब मैग्ना कार्टा क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि मैग्ना कार्टा क्या होता है या मैग्ना कार्टा कब बना था। तो कुछ नहीं होता, मैग्ना कार्टा कुछ नहीं होता, एक रॉयल चार्टर होता है। रॉयल चार्टर होता है जो इंग्लैंड के राजा द्वारा साइन किया गया था, किंग जो थे उनके द्वारा साइन किया गया था कि हम जो है क्या इंश्योर करेंगे, हम इंश्योर करेंगे, गारंटी करेंगे या गारंटी करेंगे कि प्रोटेक्शन देंगे, इंश्योर करेंगे कि जो है आपको जो है जस्टिस मिले, प्रोटेक्शन मिले, जस्टिस मिले। ये सब चीजें जो है इंग्लैंड के राजा ने इंश्योर की थी। अब ये बात कर लेते मैग्ना कार्टा आया कब था, तो 1215 में मैग्ना कार्टा आया था। ठीक है, तो ये चीजें हो गए। अब मोटा मोटा हम देखते हैं इक्वालिटी के आर्टिकल हमारे कहाँ से हैं, 14 से 18 तक हैं। फ्रीडम के आर्टिकल कहाँ तक हैं, 19 से 22 तक हैं। एक्सप्लॉयटेशन के आर्टिकल क्या है, 23 से लेकर 24 तक हैं। और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल कहाँ तक है, 25 से लेकर 28 तक है। ठीक है, कल्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल राइट कहाँ तक है, 29 से 30 तक है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हमारी 32 में मेंशन है। अब हम देख लेते हैं फंडामेंटल राइट, एज आई टोल्ड यू पार्ट 3 में इंश्योर्ड है। 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट्स आते हैं और कहाँ से इंस्पायर है, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर है। वी हैव बोरोड फंडामेंटल राइट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। ठीक है, फर्दर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये मोटा मोटा ओवरव्यू दे दिया, अभी डोंट वरी, हम इसमें डेप्थ में जाएंगे समझने के लिए कि क्या चीजें थी कैसी थी। ठीक है, अब पूछता है कि आर्टिकल 12 बताता है स्टेट, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। अब क्वेश्चन बनता है कि स्टेट क्या है। पहली चीज तो यही बनता है ना कि स्टेट क्या है, कि हम कैसे डिफाइन करेंगे स्टेट क्या है। तो पार्लियामेंट स्टेट में आता है। ठीक है, लेजिस्लेचर आता है, अदर लोकल अथॉरिटीज आती हैं, अदर लोकल अथॉरिटी म्यूनसिपैलिटीज हो गया, पंचायती राज हो गया, तो ये सब स्टेट में आती हैं। ठीक है, अब आपसे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, आपसे यही पूछेगा आर्टिकल 12 को स्टेट में क्या आता है, तो पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर, यही सब आ जाएगा आपके ऑप्शन में, तो आप इजीली इसको एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू की बात करता है। जुडिशियल रिव्यू की क्यों बात करता है, मीनवाइल की सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रहे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी रहे, अकाउंटेबिलिटी बनी रहे, नहीं तो ऐसे क्या होगा, ऐसे जो है काफ़ी चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं, काफ़ी जो है ऐसे लॉज आ सकते हैं जिसे अगर हमारे पास जुडिशियल रिव्यू का पावर नहीं रहेगा तो हमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि हमारे पास अथॉरिटी नहीं है कि हम जो जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं कि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को अब्रिज तो नहीं कर रहा या कटेल तो नहीं कर रहा। तो इसलिए जुडिशियल रिव्यू जो है आर्टिकल 13 में मैंशनड है। ठीक है,
अब लॉज जो है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कौन बना सकता है, तो केवल पार्लियामेंट बना सकता है, ठीक है, पार्लियामेंट ही बना सकता फंडामेंटल रिलेटेड से लॉ, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जो आर्टिकल्स जितने भी हैं वो लॉ कौन बना सकता, पार्लियामेंट बना सकता है। 34 किस चीज की बात करता है, इन्फोर्समेंट एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, restrictions on rights in case of enforcement of martial law। 34 बात करता है इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स की, साथ में ही बात करता है रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन बात करता है राइट्स की, कब, मार्शल लॉ के दौरान, मतलब आर्मी लग जाए तो रिस्ट्रिक्शंस भी हो जाते हैं फंडामेंटल राइट्स की, तो उसकी बात करता है। अब आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 14 बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये आर्टिकल 14 बात करता है। अब एक चीज बताता हूँ, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में क्या डिफरेंस है, कैन एनीबडी टेल दिस? अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में क्या डिफरेंस है। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब बहुत ज्यादा ऐसा कुछ मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस थोड़ा मतलब समझने वाली चीज है कि क्या हो सकता है। तो मतलब लॉ जो होता है वो सब पे अप्लाई होता है, लॉ अप्लाइज टू एवरीवन, ठीक है, एंड नो वन इज अबव लॉ, नो वन इज अबव लॉ, ये चीज बताता है। अब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या बताता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बताता है ऑल पर्सन ट्रीटेड, all person treated alike under similar circumstances। थोड़ा सॉरी, राइटिंग अच्छी नहीं बन रही क्योंकि मैं पेन टैब यूज करता हूँ, बट आई होप क्लियर होगा, मतलब इतना तो होगा कि आपको समझ में आ रहा होगा मैंने क्या लिखा है। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या बात करता है, लॉ अप्लाइज टू एवरीवन एंड नो वन इज अबव लॉ, लॉ से बड़ा कोई नहीं है, लॉ सब पे अप्लाई है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या बोलता है, ऑल पर्सन ट्रीटेड अलाइक अंडर सिमिलर सर्कमटेंसेस, सभी पर्सन एक तरह से ही ट्रीट किए जाएंगे अंडर सिमिलर सर्कमटेंसेस, ठीक है। अब 15 क्या बताता है, 15 बताता है प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस, बर्थ, की प्रोविजन है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। एज यू नो पहले हमारे यहाँ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन था, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस और बर्थ को लेके बहुत ज्यादा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हाँ कुछ जगह ऐसा है बट पहले से फिर भी कम है, ठीक है। 15 इस चीज की बात करता है। नाउ 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करता है। 17 अनटचेबिलिटी की बात करता है कि अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। 18 अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की बात करता है, एक्सेप्ट मिलिट्री और टाइटल्स आप अपनी गाड़ी में लगा सकते हैं। आप अपने देखा होगा कि टाइटल्स मिलिट्री और इन सबके लगे रहते गाड़ियों में, लेकिन जो और अदर टाइटल हैं कि आप अपना नाम मतलब अपने कास्ट का नाम लिख रहे हो या किसी चीज का नाम लिख रहे हो या कोई ऐसी चीज लिख रहे हो जो किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करती है, तो उन चीजों को जो है ये अबॉलिशन के लिए आर्टिकल 18 जो है, आर्टिकल 18 बताता है वो सब चीजें जो है रिस्ट्रिक्टेड हैं, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स, कौन कौन से हैं वो राइट्स, वो अब देख लेते हैं। स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रिसाइड, प्रोफेशन। स्पीच आप दे सकते हैं बट क्या हेट्रेड या इंसाइटमेंट वाली स्पीच नहीं होनी चाहिए कि किसी को प्रोवोक कर दे टू डू समथिंग रॉन्ग, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप गुड बोनाफाइड इंटेंशन के साथ अच्छी स्पीच दे सकते हैं, नो रिस्ट्रिक्शन। बट अगर आपकी इंटेंशन मेलाफाइड एंड यू आर प्रोवोकिंग और गिविंग हेट्रेड स्पीच या जो है लोगों के बीच जो है चीजें खराब करने के लिए, तो वो जो है भाई वो रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, वो नहीं, वो अनलॉफुल है। अब असेंबली आप लॉफुल असेंबली आप क्रिएट कर सकते हैं, आप बैठे हैं 4-7 लोगों के साथ, बट सेम टाइम पे आप अनलॉफुल असेंबली नहीं क्रिएट कर सकते हैं कि भाई अनलॉफुल असेंबली में डंडे वंडे लेके कहीं जा रहे हैं कुछ मार पिटाई करने। सेम चीज एसोसिएशन क्लब आप बना सकते हैं, बट कंट्री कंडीशन अप्लाइड दैट कि लॉफुल चीजें होनी चाहिए, अनलॉफुल नहीं है। अनलॉफुल होंगी तो आप जो डिटेन कर लिया जाओगे, ठीक है। मूवमेंट, आप देश में अपनी टेरिटरी में कहीं भी मूव कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट
ये कंडीशन है कि आपकी मूवमेंट से किसी को प्रॉब्लम्स ना हो, कि आप ऐसा मूव कर रहे हैं, चीजें खराब करते जा रहे हैं, तो ये चीज है। उससे आप कहीं भी रिसाइड कर सकते हैं, बस किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं होना चाहिए। प्रोफेशन आप कोई भी कैरी कर सकते हैं, बस अब ऐसा नहीं कि आप कोई ऐसा प्रोफेशन कैरी कर रहे हैं जिससे जो है लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। अब आर्टिकल 20 क्या कहता है, वो चीज थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। ये आर्टिकल हमें नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है सिटीजन्स को। सेफ गार्ड अगेंस्ट डबल जियोपार्डी, सेफ गार्ड है हमारा, सेफ गार्ड अगेंस्ट डबल जियोपार्डी, अगेंस्ट डबल जियोपार्डी। हमें मतलब दो बार तो सजा नहीं मिल जा रही, क्राइम हमने एक बार किया, दो बार सजा मिल जा रही है, ठीक है। आर्बिट्रेरी लॉज, आर्बिट्रेरी लॉज मतलब ऐसे कोई लॉज हैं जो आर्बिट्रेरी हैं, मतलब वन साइडेड हैं, ठीक है। एक्सपोस्ट फैक्टो लॉज मतलब सेल्फ इंक्रिमिनेशन, एक्सपोस्ट फैक्टो लॉज से प्रोटेक्शन में ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब 21 बात करता है लाइफ एंड लिबर्टी की। सबकी लाइफ एंड लिबर्टी होती है, उससे कोई जो है कटेल नहीं कर सकता, कोई अब्रिज नहीं कर सकता। आर्टिकल 21 बताता है एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करता है। एंड आर्टिकल 21 क्या करता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, मतलब अरेस्ट और डिटेंशन की बात करता है आर्टिकल 22, कि भाई अनलॉफुल अगर आपको डिटेन कर लिया गया तो आप आर्टिकल 22 के अंडर जाके आप जो है अपना केस PIL फाइल कर सकते हैं। फर्दर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। आर्टिकल 23 बात करता प्रोविजन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर, मतलब बात यह है कि आप जो है 23 के अंदर जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते हो, ठीक है। फोर्स्ड लेबर मतलब किसी से जबरदस्ती मजदूरी नहीं करवा सकते हो, जबरदस्ती फोर्स लेबर करवा रहे हो, तो वो चीज आर्टिकल 23 के अंदर रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। अब आर्टिकल 24 बात करता प्रोविजन ऑफ वर्किंग ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, मतलब बच्चे जो हैं, बच्चे वो फैक्ट्रीज में या किसी हजार्डियस जगह पे काम नहीं कर सकते हैं। फैक्ट्रीज हो गया, हजार्डियस जगह है, वहाँ काम नहीं कर सकते हैं। क्यों? रीजन है ये आर्टिकल 22 जो प्रोहिबिट करता है इस चीज को, ठीक है। अब पिछले साल क्वेश्चन कौन सा आया, पिछले साल क्वेश्चन यही वाला आया था, आर्टिकल 23 किस चीज से रिलेटेड है, तो यही वाला आया था, ठीक है। ये आप जाके 2025 के पेपर में आप देख सकते थे, सॉरी 24 से 25 वाले पेपर में आप देख सकते थे, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। अब आर्टिकल 25 किस चीज की बात करता है, कंसाइज प्रोफेशन एंड रिलीजियस, कोई भी रिलीजन आप फॉलो करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 26 बात करता है राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। 27 बात करता है प्रोटेक्शन फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस टू प्रमोट एनी रिलीजन, ठीक है। 28 बात करता फ्रीडम फ्रॉम रिलीजन इंस्ट्रक्शंस ऑन वर्शिप सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ये 28 बात करता है, ठीक है। 29 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ स्क्रिप्ट कल्चरल लैंग्वेज एंड माइनॉरिटी की बात करता है, 29 इंपॉर्टेंट है। एंड 30 बात करता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज इस्टेब्लिश एंड मैनेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये 30 बात करता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा वैसे नहीं है, बस इनको आपको आर्टिकल्स के नेम याद रखने, क्योंकि आपसे डायरेक्ट यही पूछेगा आर्टिकल 29 किस चीज़ से रिलेटेड है, आर्टिकल 30 किस चीज़ से रिलेटेड है। इतना डीप नहीं जाएगा कि आप लोगों को प्रॉब्लम हो, ठीक है। उसके लिए आप बेफिक्र रहिए, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज 32 मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात करता है, ठीक है। ये द सुप्रीम कोर्ट अंडर 32 मतलब सुप्रीम कोर्ट में अगर आपको PIL फाइल करनी है तो 32 के अंडर जा सकते हैं। हाई कोर्ट में आपको फाइल करनी है 226 यानी 226 के अंडर जा सकते हैं, ठीक है। अब इसे सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास रिट्स नहीं होंगे तो कुछ ना कुछ चीजें जो है बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। आप कौन कौन सी 5 रिट्स हैं, हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोविजन, सर्टियोरारी, कोवरंटो। हैबियस कॉर्पस क्या मीन्स टू हैव द बॉडी, मतलब मान लीजिए कोई अनलॉफुली डिटेन है तो उससे कोर्ट क्या आदेश देता है कि भैया इससे जो है हैबियस कॉर्पस इशू किया जाता है, कि हैबियस कॉर्पस के तहत आप उस बंदे को जो है कोर्ट में प्रेजेंट करिए, इसे बोलते हैं हैबियस कॉर्पस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिट है।
ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंडमस, वी कमांड। मैंडमस का मतलब होता है वी कमांड। अब मैंडमस में ये होता है, कोड जो होती है, कोड जो होती है वो डायरेक्ट, कोड डायरेक्ट करती है, ऑर्डर करती है, डायरेक्ट करती है, ऑर्डर करती है। किस चीज के लिए? कि अपनी आप लीगल ड्यूटी एक्ट करें और परफॉर्म करें, इस चीज के लिए। क्यों ये चीज करती है? क्यों ये चीज करती है? प्रिवेंट करने के लिए। क्या चीज प्रिवेंट करने के लिए? प्रिवेंट इनएक्शन, प्रिवेंट इनएक्शन। ये हम मैंडमस पढ़ रहे हैं, थोड़ा मैं इधर कर देता हूँ, स्पेस थोड़ा कम है। प्रिवेंट इनएक्शन, अब ये क्या होता है? ये मतलब ऑफिशियल जो होते हैं, उन ऑफिशियल जो होते हैं उनको किसी का राइट वायलेट करने से प्रिवेंट करती है। ऑफिशियल्स कभी कभी ऐसा नहीं होता है, पावर में रहते तो राइट्स वायलेट करते हैं लोगों के, तो उससे वायलेट करने से आ, क्या बोलती है? प्रिवेंट करती है। मतलब प्रिवेंटिंग ऑफिशियल्स फ्रॉम वायलेटिंग अ पर्सनस राइट। और ये एक जुडिशियल टूल है, मतलब मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म जुडिशरी टू इंश्योर जस्टिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड अकाउंटेबिलिटी। मतलब अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो आपको अकाउंटेबल रहना पड़ेगा कि आपने ऐसा क्यों किया, अगर किसी आप इंडिविजुअल के राइट को जो है वायलेट कर रहे हैं। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, हमने क्या पढ़ा? मैंडमस। अब हम बढ़ते हैं प्रोविजन। प्रोविजन, इट मीन्स फॉरबिड, इट मीन्स फॉरबिड। अब देखते हैं प्रोविजन के बारे में कि प्रोविजन हम थोड़ा यहाँ देख लेते हैं, क्योंकि थोड़ा चीजें हैं। प्रोविजन ये रिट का पार्ट है, रिट प्रोविजन, रिट की बात कर रहे हैं। ठीक है। प्रिवेंट एक्सेस ज्यूरिडिक्शन, मतलब प्रिवेंट एक्सेस ज्यूरिडिक्शन, एक्सेस ज्यूरिडिक्शन। अब इसका मतलब क्या होता? बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा। प्रिवेंट एक्सेस ज्यूरिडिक्शन का मतलब कुछ नहीं होता, लोअर कोर्ट, लोअर कोर्ट हो गई, ट्रिब्यूनल्स हो गई। राइटिंग के लिए माफी चाहूंगा, थोड़ा राइटिंग गड़बड़ है। लोअर कोर्ट हो गई, ट्रिब्यूनल्स हो गए, इनको रिस्ट्रिक्ट करता है। किस चीज के लिए? कि एक्टिंग बियॉन्ड पावर ग्रांटेड बाय लॉ। मतलब जितनी पावर ग्रांट की गई है, जितनी पावर ग्रांट की गई लॉज, लॉज के द्वारा, उतना ही ज्यादा आप मतलब चीजें करें, उससे ज्यादा आप बियॉन्ड मत जाएं। ये आपकी बात करता है प्रोविजन। ठीक है, प्रोविजन बात करता है। दूसरी क्या बात करता है? प्रिवेंट वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस, प्रिवेंट वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस, प्रिवेंट वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस। मतलब क्या है? कि अनफेयर और बायसनेस नहीं होनी चाहिए। क्योंकि बहुत लोग, कभी कभी ऐसा होता है ना, बायस होते, कोई भी केस चल रहा, बायस होते कि यही सही होगा, या अनफेयर हो जाते हैं कि नहीं भाई ऐसा ही होना चाहिए। तो उस चीज से प्रिवेंट करने के लिए प्रोविजन रिट को बनाया गया है। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कौन सी रिट है। सर्टियोरारी। सर्टियोरारी के बारे में अगर हम समझने करने कोशिश करें तो इट मीन्स टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड। मतलब क्या होता? ऑर्डर आता है हाई कोर्ट से लोअर कोर्ट को। ठीक है, थोड़ा स्पेस कम है तो आप समझ जाइए मैं कहना क्या चाहता हूँ। हाई कोर्ट से लोअर कोर्ट को ऑर्डर आता है कि कोई केस है उसको रिव्यू किया जाए, दोबारा रिव्यू किया जाए कि इस केस में क्या दिक्कतें हैं। पर्पस इस चीज का क्या है? रिव्यू क्यों कराया जाता है? स्क्रूटनाइज करने के लिए कि लीगल है कि नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल एरर तो नहीं है, इसलिए। ठीक है। सर्टियोरारी का मतलब ये होता है, मतलब सर्टिफाइड करना कि चीजें सही है कि नहीं, रिव्यू करने के बाद ये चीज पता चलती है। ठीक है। उसके बाद कौन सा? को वारंटो। को वारंटो मतलब क्या होता है? कोर्ट ऑर्डर करती है, कोर्ट जो है, मान लो कोर्ट ऑर्डर करती है, कोई भी बंदा किसी भी अथॉरिटी पे बैठा है, वो लीगली बैठा है कि नहीं, मतलब उसकी लीगली बैठा है कि नहीं, कि इलीगली उस ऑफिस को कैप्चर किया, ऐसा तो नहीं है। इट मीन्स व्हाट? अथॉरिटी और वारंट, कि मतलब ऐसा तो नहीं है कोई पब्लिक ऑफिस आपने होल्ड करके रखा है और वो लीगली ना हो, इलीगली आपने होल्ड करके रखा है। तो को वारंटों में ये होता है कि कोर्ट ऑर्डर करती है कि भाई आप क्वेश्चन पूछ सकती है कि आपने ये ऑफिस लीगली होल्ड किया है कि नहीं। तो ये 5 रीट थी आपकी, ये 5 रीट थी। पांचों रीट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि 5 रीट कौन कौन सी होती है। तो हैबियस कॉर्पस होती है, को वारंटो होती है, सर्टियोरारी होती है, और आपकी प्रोविजन होती है,
मैंडमस होती है। ये 5 रेट होती है। पांचों रेट मैंने अच्छे से समझा दिए। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप दोबारा इस वीडियो को देख सकते हैं। और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की अच्छे से अच्छा समझाया जाए। थोड़ा स्पेस कम था इसलिए थोड़ा मैसेज दिख रहा होगा, बट चीज़ें मैंने कोशिश की कि अच्छे से अच्छे आपको डिलीवर हो पाए। तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इस चैनल को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए।